जय हिंद, वंदे मातरम। लाल लर्निंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। सीटेट, यूपीटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज हम हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। हिंदी को कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और अपनी तैयारियों में तेजी लाएंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, व्यंजना शक्ति किससे संबंधित है? व्यंजना शक्ति क्या अलंकार से या ध्वनि से या शब्द का गूढ़ अर्थ या वाक्य विन्यास? व्यंजना शक्ति का संबंध किससे है? प्रश्न कह रहा है उक्त ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। यदि व्यंजना शक्ति का विश्लेषण किया जाए तो ये शब्द के गूढ़ अर्थ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट सी होगा। अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ध्वनि, जो हम बोलते हैं, हमारे मुखार बिंदु से निकलने वाली शब्दों के उच्चारण को ध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में आकर जुड़ जाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब शब्द के प्रारंभ में लगने वाला अंश। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट आपका सही होगा। ना तो धातु होगा, ना शब्द का मध्य भाग होगा, ना अंतिम भाग होगा। अगला प्रश्न, संधि किसे कहते हैं? यहां संधि की बात की जा रही है। संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को कहते हैं, या दो वर्णों के मेल के कहते हैं, या दो वाक्यों का मेल होता है, या दो धातुओं का मेल होता है। यहाँ एक शब्द तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि किन्हीं दो मतलब मेल को संधि कहते हैं। मेल मतलब जहां दो चीजें आकर मिलती हों, चाहे वे वर्ण हो, शब्द हो, धातु हो या वाक्य हो, इनमें से हमें चयन करना है कि संधि किसे कहते हैं। जहां पर दो वर्णों का मेल होता है संधि कहलाता है। मतलब संधि जो है कि मिलान को संधि कहते हैं। जहां दो वर्णों का मेल होता है संधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अन्वति अन्विति किसे कहते हैं? क्या भाव संबंध को कहते हैं, या वाक्य रचना को कहते हैं, या छंद विधान को कहते हैं, या काल विधान को कहते हैं? अन्विति किसे कहते हैं? अन्विति कहेंगे भाव संबंध को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वाक्य रचना, छंद विधान या काल विधान नहीं होगा। समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ क्या है? क्या वाक्य लंबा होना समास कहलाता है, या वाक्य का संक्षेपण जो है समास कहलाता है, वर्ण विच्छेद समास कहलाते हैं, या उपसर्ग समास कहलाते हैं? यदि समास का अर्थ जो है संक्षेपण कहलाएगा। मतलब किसी वाक्य को संक्षिप्त करने की क्रिया को समास कहते हैं। अगला प्रश्न, रस का सर्वोच्च तत्व क्या है? क्या रीति होगा, या ध्वनि होगा, या अलंकार होगा, या अनुभूति होगा? प्रश्न कह रहा रस का सर्वोच्च तत्व क्या है? रस का महत्व क्या है, या रस का उपयोग क्या है, ऐसा कह सकते हैं। तो आपका अनुभूति होगा। रस का प्रयोग अनुभूति के लिए किया जाता है। रस कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक उदाहरण है, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भीषण पानी को, राणा प्रताप सर काट काट, करता था सफल जवानी को। इस उदाहरण में किसका प्रयोग किया गया है? तो वीर रस का प्रयोग किया गया है। वीर रस का किसके लिए किया गया है? तो महाराणा प्रताप के लिए किया गया है। महाराणा प्रताप जी के लिए किया गया है। यहां उनका वीर गाथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय किसे कहते हैं?
जिसकी उपमा दे दी जाए उपमेय कहा जाता है, या जो उपमा दे मतलब जो उपमा देने का कार्य कर रहा है उसे उपमेय कहेंगे, या उपमेय कोई समास का अंग है या विशेषण है। प्रश्न कह रहा उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण एक प्रकार से दिया जाता है, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? तो उपमेय कहेंगे। उपमेय, उपमेय। अगला प्रश्न, कर्ता किसको कहते हैं? प्रश्न कह रहा कर्ता किसको कहते हैं? क्या कार्य करने वाले को कर्ता कहें, या कार्य के कारक को कर्ता कहेंगे, या कार्य के फल को कर्ता कहेंगे, या कार्य के विषय को कर्ता कहेंगे? जहां पर कोई क्रिया होती है, कार्य होता है, वहां पर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसे ही कर्ता माना जाता है, अर्थात कार्य करने वाले को हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। अगला प्रश्न, अभाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अभाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे छुआ जा सके, या जिसे दिखाई दे, मतलब जो दिखाई दे, जो गुण या भाव को व्यक्त करे। अभाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो विशेषण बने। अभाववाचक संज्ञा की पहचान है जो गुण या भाव को व्यक्त करे, अभाववाचक संज्ञा कहलाती है। तत्सम शब्द कौन है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? क्या घर है, नैना है, या बालक है, या गाड़ी है? निम्न में से प्रश्न करा तत्सम शब्द कौन सा है? मतलब नीचे सूची दी गई है 4 शब्दों की, उनमें से पूछा तत्सम शब्द कौन सा है, तो आपका ना घर होगा, ना नैना, ना गाड़ी होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बालक तत्सम शब्द होगा। अब प्रश्न कह रहा है शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? क्या व्याख्यान विधि, मतलब व्याख्यान करके, या अनुभव कराना, या बच्चों को रटवाना, या केवल नोट्स दे देना? जब पर सर्वोत्तम तरीके की बात आ जाए, जब सर्वोत्तम तरीके की बात आ जाए, तो वहां पर अनुभव कराना आपका हमेशा सही रहेगा। बच्चों को सीख देना, अनुभव कराना, वहां पर व्याख्यान रटना या फिर नोट्स देना बिल्कुल निगेटिव रहेंगे, इसलिए अनुभव कराना सर्वोत्तम उत्तर आपका सही रहेगा। भाषा कौशलों की सही क्रम व्यवस्था क्या है? भाषा कौशलों की सही क्रम व्यवस्था क्या है? क्या पहले बोलना, फिर सुनना, फिर पढ़ना, फिर लिखना? ऑप्शन भी कह रहा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन सी कह रहा है पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। और ऑप्शन डी कह रहा है लिखना, बोलना, सुनना, फिर पढ़ना। अब भाषा कौशलों की जो है व्यवस्था पूछी गई, उनका क्रम पूछा गया है। यदि शिक्षक किसी बात को कहता है तो बालक क्या करता है? पहले सुनता है। पहले क्या होगा? सुनना, सुनना। फिर बालक बोलेगा, जैसे शिक्षक ने कोई शब्द बोला है तो बालक उसको रिपीट करेगा, फिर होगा बोलना, बोलना, फिर पढ़ना, लास्ट में आपका आता है लिखना, लिखना। ये सही क्रम है क्या? किसका? भाषा कौशलों का सही क्रम। 1 2 सुनना, बोलना, पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। रचनावाद के अनुसार भाषा सीखना क्या है? प्रश्न कह रहा है रचनावाद के अनुसार भाषा सीखना क्या है? सूत्र याद करना, या ज्ञान रटना, या अर्थ निर्माण की प्रक्रिया अनुकरण करना? रचनावाद के अनुसार भाषा सीखना क्या है? सूत्र याद करना नहीं, ज्ञान रटना बिल्कुल नहीं होगा, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, जी हाँ बिल्कुल ही सही उत्तर है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुकरण करना ये भी नहीं होगा,
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यहां पर बात प्राथमिक स्तर की हो रही है। भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? क्या व्याकरण है? नहीं भैया, प्राथमिक के बच्चों को आप व्याकरण रटने पे समझने पे जोर नहीं दे सकते। अभ्यास नहीं, अनुभव व सुनना बोलना, हाँ ये प्राथमिक के लिए बिल्कुल ही सकारात्मक उत्तर है। अनुभव, बालक जब स्कूल आते हैं उन्हें घर समाज परिवार से एक अनुभव की प्राप्ति होती है। उस अनुभव को लेकर वो अपनी एक भाषा व्यवस्था को लेकर आपके शिक्षण संस्थान में आते हैं, वहां पर सुनना बोलना पढ़ना लिखना आदि क्रियाएं संपन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भाषा अधिगम स्वाभाविक रूप से किससे होता है? भाषा अधिगम स्वाभाविक रूप से किससे होता है? मतलब बालक प्रारंभ में स्वाभाविक रूप से किसके संपर्क में आकर कुछ सीखता है या ज्ञानार्जन की शुरुआत करता? प्रश्न ऐसा कह रहा, क्या किताबें पढ़ने से? नहीं। व्याकरण सीखने से? नहीं। परिवार और परिवेश से या परीक्षा देने से? यहाँ स्वाभाविक अधिगम की, भाषा अधिगम की बात की गई है, तो वह परिवार और परिवेश से सीखेगा, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और घर परिवार या समाज के संपर्क में आता है, तो वहां पर भाषा अधिगम की जो उनकी लोकल भाषा होगी उसको सीखने का काम करता है। कौन? बालक। बालक के लिए प्रथम पाठशाला परिवार होगा, प्रथम टीचर माँ होगी, ये याद रखना आप। मातृभाषा का मुख्य लाभ क्या है? मातृभाषा का मुख्य लाभ क्या है? क्या तेज रटना है, सही उच्चारण और अभिव्यक्ति है, या लंबे उत्तर लिखना है, या परीक्षा पास करना है? मातृभाषा का मुख्य लाभ क्या है? मातृभाषा से बच्चा जो है सही उच्चारण करना सीखता है और बोलना सीखता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति मतलब आदान प्रदान या बोलना या सुनाना सीखता है, अपनी बात कहना सीखता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षक को बच्चों में पठन कौशल कैसे विकसित करना चाहिए? एक शिक्षक है, उसे अपने बच्चों में पठन कौशल विकसित करना है, उसके लिए सही उपाय क्या हो सकता है इन 4 विकल्पों में से? क्या कठिन पाठ देकर बच्चों को सिखा सकता है, या संधि विच्छेद कराकर, या धीरे धीरे सरल से कठिन सामग्री देकर, या सिर्फ रटाकर? यदि कोई शिक्षक अपने बच्चों को पठन कौशल विकसित करना चाह रहा है तो धीरे धीरे सरल तरीके से उसको समझाए, शून्य से शिखर की ओर ले जाए, और इसकी चर्चा ऑप्शन नंबर सी कर रहा है, धीरे धीरे सरल से कठिन सामग्री देकर। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन, जो हमारी एग्जाम्स होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, टेस्ट होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? वो अपने बच्चों को मूल्यांकित करते हैं, बच्चों का अवलोकन करते हैं, हमारे बच्चों की, छात्रों की समझ, सीख और तैयारी क्या है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या अंक देना? बिल्कुल नहीं हो सकता। त्रुटियां ढूंढना? ये भी नहीं हो सकता। शिक्षण सुधारना? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा, डी भी नहीं होगा। सुधारना भी नहीं, डांटना भी नहीं होगा। क्यों? शिक्षण सुधारना कि बालक में कहां पर अधिगम समस्या हो रही है, उस समस्या को हल किया जाए बच्चे की सहायता करके। शिक्षण सुधारना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यवहारवाद के अनुसार भाषा सीखना कैसा है? व्यवहारवाद के अनुसार भाषा सीखना कैसा है, प्रश्न पूछ रहा है। क्या अर्थ आधारित है, या भाव आधारित है, या ध्वनि आधारित है, या अनुकरण आधारित है? व्यवहारवाद के अनुसार भाषा सीखना अनुकरण आधारित होगा। जी हाँ, अनुकरण आधारित। ना भाषा आधारित होगा, ना भाव आधारित होगा, ना अर्थ आधारित होगा। सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं?
यदि कोई बच्चा कुछ सीख रहा है, पढ़ रहा है, उससे गलतियां हो रही छोटी छोटी, वो गलतियां क्या दर्शाती हैं? क्या उसकी कमजोरी को दर्शाती हैं, अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है, या अयोग्यता की निशानी है, या अनुशासनहीनता दर्शाती हैं? यदि सीखने में त्रुटियां हो रही हैं तो वह अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि भैया सीखेंगे, गलतियां होंगी, उनको सुधारेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षा में कहानी विधि का मुख्य लाभ क्या है? कहानी विधि का मुख्य लाभ क्या है? क्या मनोरंजन मात्र से संबंध है, या ज्ञान रटाने से है, या कल्पना व भाषा का विकास, या उत्तर याद होना? कहानी विधि का उपयोग जो है कल्पना शक्ति और भाषा के विकास के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। उनको कहानियां सुनाएंगे, नित्य नित्य पात्रों का उल्लेख करेंगे, उनका चित्रण करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, तो उससे बच्चों की कल्पना शक्ति और भाषा का विकास तेजी से होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ध्वन्यात्मक पद्धति किसके लिए उपयोगी है? ध्वन्यात्मक पद्धति किसके लिए उपयोगी है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि क्या सुनने के लिए है, या लेखन के लिए है, या पढ़ना सिखाने के लिए है, या व्याकरण सिखाने के लिए है? ध्वन्यात्मक पद्धति का उपयोग जो है वह पढ़ना सिखाने के लिए है। जी हाँ, पढ़ना सिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सृजनात्मक लेखन किसका संकेत है? सृजनात्मक लेखन किसका संदेश है? प्रश्न पूछ रहा है। क्या रटने का संकेत है, या कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति का संकेत है, या नकल करने का संकेत है, या अनुकरण करने का संकेत है? सृजनात्मक लेखन ये आपके कल्पना और अभिव्यक्ति का संकेत है कि आपका बालक जो है सृजनात्मक शिक्षण के माध्यम से कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति में निपुण होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है? शून्य से शिखर की ओर, सरल से कठिन की ओर। सीटेट में भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीटेट में भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या व्याकरण रटवाना होता है, संचार क्षमता विकसित करनी होती है, या लंबे उत्तर लिखवाने होते हैं, या रटवाना होता है? सीटेट में भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है वह बच्चों में संचार क्षमता विकसित करना होता है, ना कि लंबे उत्तर लिखवाना, ना रटवाना, ना कि व्याकरण याद करवाना। संचार क्षमता विकसित करवाना। अगला प्रश्न, प्रिंट रिच क्लासरूम किसे कहते हैं? प्रिंट रिच क्लासरूम किसे कहते हैं? क्या किताबों से भरी हुई कक्षा को कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है दीवारों पर भाषा सामग्री से भरपूर वातावरण। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है डार्क रूम। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है केवल चित्र। जहां प्रिंट रिच की बात करें, प्रिंट रिच मतलब प्रिंटेड, कुछ पोस्टरों से युक्त दीवारें, क्लासरूम बिल्कुल सजावट से भरपूर, दीवारों पर भाषा सामग्री से भरपूर वातावरण। प्रिंट रिच का मतलब यही होता है कि प्रिंटेड दीवारें जहां पर भाषा सामग्री से भरपूर सामग्री उपलब्ध हो। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सबसे अच्छे, सबसे उपयुक्त तरीके की बात की गई है। शब्द भंडार बढ़ाना है बच्चे का, कविताएं रटवाना, अखबार पढ़ाना, या नियमित पढ़ना, सुनना, बोलना, नोट्स बनाना। अब यहां पर बात हो रही प्राथमिक स्तर की, तो वहां नोट्स का कोई कार्य है नहीं, अखबार का विशेष महत्व है नहीं, कविताएं रटवाकर आप शब्द भंडार को बढ़ा नहीं सकते हो। नियमित पढ़ना, अपने पाठ्यक्रम को नियमित पढ़ना, अभ्यास करना, सुनना और बोलना, ये किसमें सहायक है? शब्द भंडार बढ़ाने में सहायक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न, वाक्य विन्यास का सही अर्थ क्या है?
वाक्य विन्यास की बात कर रहा है। शब्दों का सही क्रम, शब्दों का गलत क्रम, लंबा वाक्य या फिर अर्थ बदलना। वाक्य विन्यास का सही अर्थ क्या है? इसके लिए उपयुक्त होगा शब्दों का सही क्रम। शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यही वाक्य विन्यास का अर्थ है। अगला प्रश्न, सहयोगात्मक अधिगम में विद्यार्थी क्या करते हैं? सहयोगात्मक अधिगम में विद्यार्थी क्या करते हैं? केवल अकेले पढ़ते हैं? प्रश्न कह रहा है। समूह में साथ मिलकर सीखते हैं, रटते हैं केवल, या कठिन पाठ करते हैं? जहां सहयोगात्मक की बात की जाए वहां समूह का जिक्र होना बहुत जरूरी है, समूह पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। समूह में साथ मिलकर एक दूसरे को सहयोग कर कर सीख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। समूह में साथ मिलकर सीखते हैं। यह किसके अंतर्गत है? तो यह सहयोगात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, परिस्थिति जन्य भाषा शिक्षण में क्या महत्वपूर्ण है? क्या व्याकरण महत्वपूर्ण है, या संदर्भ महत्वपूर्ण है, या कठिन शब्द महत्वपूर्ण है, या फिर अनुवाद? यदि परिस्थिति जन्य भाषा शिक्षण की बात की जाए तो वहां पर आपका संदर्भ ही भूमिका को व्यक्त कर देता है, इसलिए संदर्भ ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कैसे होता है? भाषा शिक्षण में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कैसे होता है? क्या बच्चों को डांट कर होता है? लिखने से पहले बोलने के अवसर लेकर, बच्चों को रटाकर, बच्चों को लंबे पाठ देकर भाषा शिक्षण में अभिव्यक्ति क्षमता की बात की गई है। लिखने से पहले बोलने के अवसर देना चाहिए बच्चों को, इससे बच्चों में क्या विकसित होता है? अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आज की क्लास यही खत्म होती है, मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। आपसे निवेदन है कि लाल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में अपना सब्जेक्ट, अपना टॉपिक जरूर लिखें, जिससे कि आगामी दिनों में उस पर वीडियो बनाई जा सके और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी की जा सके। जय हिंद।